Hello students, myself शोभित श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 का टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन, डिजीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एसिडिफाइंग एजेंट्स, उसके बाद एंटासिड्स जिसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटासिड्स एंड कंपाउंड्स और एजेंट्स विच आर यूज्ड एज एंटासिड्स, उसके बाद कैथोरेटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे एजेंट्स जिनका हम यूज़ तब करते हैं जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज़ होती है। सो उस दौरान जिन एजेंट्स या जिन कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होती है। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वो ट्रैक है जिसके थ्रू फूड हम इंटेक करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट होता है। सो फूड जो भी जिस ट्रैक को फॉलो करके हमारी बॉडी में हम इंटेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो रहा है, उस ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ओवरऑल बोला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारा क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। ये स्टार्ट होता है माउथ से हम फूड इंटेक करते हैं, उसके बाद ओएसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, साथ साथ एब्जॉर्प्शंस होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स के, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है रेक्टम या एनएस के थ्रू। सो इसी ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के, वो क्या है। सबसे पहले तो माउथ जिसके थ्रू फूड हमने इनटेक किया, उसके बाद ओइसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो स्टमक में जा रहा है। स्टमक भी मेन पार्ट है। अब स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगा फूड का, और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिओडनम, जेजनम एंड इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम, और लास्ट वन इज सिग्मोइड कॉलम। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड होते हुए वेस्ट मटेरियल रेक्टम या एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होगा मेनली, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का। सो ये जो ट्रैक है, इसी ट्रैक को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। अब अगर इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें स्टमक के, तो स्टमक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है और साथ साथ डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के साथ आ गए हैं उनको किल करना, साथ साथ फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में। और साथ ही साथ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो सो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होगा तभी पेप्सिन भी एक्टिवेट होगा और वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में। तो स्टमक में मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है कि ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन एल्कलाइन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करता है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। साथ साथ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी एब्जॉर्प्शन है या जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को, सो वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब डिजीज़ की बात करें कि जीआईटी ट्रैक में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। सो सबसे पहली है कि इनएडिक्वेट सेक्रीशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस इन स्टमक। अगर प्रॉपर सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हो रहा है स्टमक में, सो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। सो सबसे पहली डिजीज़ क्या है कि प्रॉपर HCl का सेक्रीशन ना हो, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरिडीमिया भी बोला जाता है, जब स्टमक में प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन नहीं होता है। सेकंड क्या हो सकता है कि सेकंड कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है कि व्हेन एक्सेस सेक्रीशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस इन स्टमक। या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होगा, अगर कम सेक्रेट हो रहा है सो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरिडीमिया। और अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरिडीमिया। सो ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन ज़्यादा हो रहा है स्टमक में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरिडीमिया। अब जब भी एसिड का सेक्रीशन ज़्यादा होगा और लॉन्ग टाइम के लिए अगर ज़्यादा सेक्रीशन हो रहा है एसिड का, सो वो क्या कॉज करेगा कि जो स्टमक की लाइनिंग है, जो सेल्स की लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा देर तक रहेगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, सो जो सेल्स है वो रैप्चर होंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा। अब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन रहता है, सो उसकी वजह से लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अल्सर भी हो सकता है, और साथ साथ पेन भी होगा अगर अल्सर होगा तो। सो सेकेंड क्या है कि एक्सेस सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। सो पहले तो 2 पॉइंट्स ये हो गए कि फर्स्ट डिजीज़ क्या होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन कम हो, उस केस में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रीमिया। और जब हाइपर सेक्रीशन हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइपर सेक्रीशन हो मीन्स हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरिडीमिया। थर्ड क्या है कि देयर में बी एक्यूमुलेशन ऑफ, जब जीआईटी ट्रैक में टॉक्सिक सब्सटेंसेस या गैसेस का एक्यूमुलेशन हो जाए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या गैसेस जो है इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, सो ये भी एक डिजीज़ हो सकती है। या इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स का, अगर इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होगा फूड या इलेक्ट्रोलाइट्स का, सो स्टिमुलेशन होगा इंटेस्टाइन मोटिलिटी का, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, सो उस केस में डायरिया होने के भी चांसेस हैं। सो थर्ड कंडीशन क्या है कि डायरिया हो सकता है। फोर्थ क्या है कि इनसफिशिएंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जब प्रॉपर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जीआईटी ट्रैक में वो अगर प्रॉपर ना हो, मतलब कि कम हो, इनसफिशिएंट हो, सो उस केस में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो फोर्थ कंडीशन क्या है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और लास्ट वन इज कि इनएडिक्वेट सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन प्रॉपर ना हो, सो जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड को सॉलो करने में डिफ़िकल्टी होगी। सो ये 5 मेजर डिजीज़ हैं या 5 मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो हो सकते हैं, जिसमें पहला है एक्लोरहाइड्रिया, जिसमें HCl का प्रॉपर सेक्रीशन नहीं होता। एक्सेस सेक्रीशन जिस कंडीशन में होता है उसको हम हाइपर क्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। उसके बाद फिर डायरिया हो सकता है जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और लास्ट वन इज इनएडिक्वेट सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, जहाँ पे सलाइवा का प्रॉपर सेक्रीशन नहीं होता और उस कंडीशन में फूड को सॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब गैस्ट्रो, जब भी ये डिजीज़ होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, सो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। सो ऐसे एजेंट्स जिनका हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के डिसऑर्डर में या डिजीज़ में, सो उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब कौन कौन से हो सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स को कैटेगराइज किया गया है एसिडिफाइंग एजेंट्स में, एंटासिड्स में, कैथरेटिक्स और लैक्सेटिव्स, और लास्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले एसिडिफाइंग एजेंट्स। सो एसिडिफाइंग एजेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिफायर्स। These are the inorganic chemical substances that either produce or increase acids. सो मेनली एसिडिफाइंग एजेंट्स को हम एसिडिफायर्स भी बोलते हैं, और ये ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बॉडी में या एसिड कंटेंट को इंक्रीज करते हैं बॉडी में। These chemicals used to increase the level of acid in stomach when ingested। जब इनको हम इंटेक करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स को, तो ये स्टमक में एसिड का कंटेंट बढ़ाते हैं और
साथ साथ स्टमक में एसिड का पीएच को डिक्रीज़ करते हैं, मतलब पीएच एसिडिक की तरफ लेके आते हैं। ऐसे एजेंट्स का हम मेनली यूज़ करते हैं एक्लोरहाइड्रिया में, जब एसिड का प्रॉपर सेक्रीशन नहीं होता है स्टमक में। अब फर्दर एसिडिफाइंग एजेंट्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड। सो पहला क्या है, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, ऐसे एजेंट्स जिनका हम यूज़ करते हैं एक्लोरहाइड्रिया में या हाइपोक्लोरिडीमिया में, जब प्रॉपर स्टमक गैस्ट्रिक एसिड या HCl नहीं रिलीज़ करता है, तो उस केस में हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। सो ऐसी ड्रग्स जिनका हम यूज़ तब करेंगे जब HCl एसिड प्रॉपर रिलीज़ नहीं होगा स्टमक में। सेकेंड इज़ यूरिनरी एसिडिफायर्स, ऐसी ड्रग्स जिनका हम यूज़ तब करते हैं जब यूरिन का पीएच मेंटेन करना होता है, यूरिन को एसिडिक पीएच में लेके आना होता है। सो उस केस में हम यूरिनरी एसिडिफायर्स यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज सिस्टमिक एसिडिफायर्स, ऐसी ड्रग्स जिनका हम यूज़ तब करते हैं जब बॉडी फ्लूइड में एल्कलाइन कंटेंट बढ़ जाता है। एल्कलाइन कंटेंट जब बढ़ जाता है तो एसिडिफायर्स, हम जो सिस्टमिक एसिडिफायर्स लेते हैं ताकि जो बॉडी फ्लूइड है उसमें पीएच मेंटेन हो सके, स्पेशली ब्लड में ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए सिस्टमिक एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज एसिड्स, एसिड्स ऐसे एसिड्स जिनका हम यूज़ करते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। सो उनको भी हम क्या बोलते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट्स। सो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है अमोनियम क्लोराइड एसिडिफाइंग एजेंट्स में, जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर। सो अमोनियम क्लोराइड का मॉलिकुलर फार्मूला होता है NH4Cl, मॉलिकुलर वेट होता है 53.49। सिनोनिम्स, इसको सैल्मियक या एमक्लोर या अमोनियम म्यूरेट भी बोला जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अमोनिया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे अमोनिया से, सो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। जो सोल्यूशन आएगा अमोनियम क्लोराइड का उसको हम इवोपरेट करेंगे टिल ड्राइनेस। सो हमको अमोनियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड। जब हम अमोनियम सल्फेट का ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम क्लोराइड से, तब भी हमको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर रिएक्शन देखें तो जब NaCl का हम रिएक्शन करेंगे अमोनियम सल्फेट से, मतलब NH4SO4 से, सो अमोनिया बनेगा, अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट बनेगा। अब फर्दर ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और जब हम इसका जो टेस्ट होता है वो कूलिंग सलाइन टेस्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट देगा, और सलाइन जैसे नमक का टेस्ट होता है, सॉल्ट का टेस्ट होता है, वैसे ही इसका भी टेस्ट होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, बट स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में उतना आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट इज़ कि इट्स 0.8% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इज़ आइसोटोनिक टू सीरम। सो इसका जो 0.8% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक होगा ब्लड से, ब्लड या सीरम से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में होता है, अगर इसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये डिसोसिएट हो जाता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ऐसे करने के लिए हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। ऐसे करने के लिए the neutral formaldehyde solution is added so that ammonium chloride will be converted to methamine and hydrochloric acid। सो सबसे पहले ऐसे करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, जिससे फॉर्मेशन होता है मेथामीन का, साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और वाटर बनता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट हो रहा है या ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, इसका हम इसका हम टाइट्रेशन करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। सो इसका NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सो इसका AC करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। अब अगर स्टोरेज की बात करें, सो स्टोरेज करने के लिए वेल क्लोज्ड कंटेनर का हम यूज़ करेंगे। डोज की बात करें तो 3.6 ग्राम पर डे के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं डिवाइडेड डोजेस में, मतलब 3 to 6 ग्राम हम इनटेक कर सकते हैं पर डे, बट डिवाइडेड डोजेस में। यूजेस की बात करें तो एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर बॉडी फ्लूइड में पीएच को
एसिड की तरफ करने के लिए, मतलब पीएच को घटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग माइल्ड एसिडोसिस, मतलब एसिडोसिस कॉज करने के लिए माइल्ड, मतलब ब्लड पीएच को एसिडिक की तरफ ले जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एट अ डोज ऑफ 2 ग्राम ओरली। इसका डोजिंग जो होती है वो 2 ग्राम पर ओरली। It is rapidly absorbed and converted into urea in the liver. The decrease in pH in urine occurs due to liberation of anions into the blood stream and extracellular fluid. So अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो आसानी से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में, और साथ ही साथ ये यूरिन के पीएच को भी एसिड की तरफ लेके आता है ड्यू टू जो एनायंस इसमें रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लड के पीएच को और एक्स्ट्रा सेलुलर के पीएच को एसिड की तरफ लेके आता है। सेकेंड, एज एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होता है, जब भी कफ एज ए एक्सपेक्टोरेंट हम इसका यूज़ करते हैं कफ सिरप्स में। थर्ड वन इज एज अ डायूरेटिक्स भी यूज़ होता है। इट इज़ गिव डायूरेटिक एक्शन स्पेशली टू हेल्प द एक्सक्रीशन ऑफ इवन डोजेज ऑफ बेसिक ड्रग्स। तो जब बेसिक ड्रग्स ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, सच एज एम्फेटामाइन या ऐसी कोई ड्रग हम इनटेक करते हैं जिसकी वजह से बेसिक कंटेंट बढ़ जाता है बॉडी फ्लूइड में, तो उस केस में हम अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ लेड पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट जो एसिडिफाइंग एजेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं मेनली एक्लोरहाइड्रिया में, जब स्टमक प्रॉपर गैस्ट्रिक एसिड नहीं रिलीज़ करता है या कम गैस्ट्रिक एसिड रिलीज़ करता है, सो उस केस में एक्लोरहाइड्रिया होता है, और उस केस में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, मॉलिक्यूलर वेट है 36.46। सिनोनिम्स, इसको स्प्रिट ऑफ सॉल्ट या म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है। प्रिपरेशन करने के लिए सोडियम क्लोराइड का हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होगा। सेकेंड प्रिपरेशन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सो जब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कास्टिक सोडा का मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तब भी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड गैस रिलीज़ होती है। सो उसको कलेक्ट करके कंबाइन करके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में क्लियरली नियरली कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। सेकेंड इज पंजेंट स्मेल होती है। थर्ड, सॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोक्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेगा विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस के साथ साथ। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज्ड कंटेनर का यूज़ करते हैं, और जो भी कंटेनर होगा इनर्ट मटेरियल का होगा, या तो ग्लास का यूज़ करेंगे या ऐसे इनर्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे कंटेनर बनाने के लिए कि वो रिएक्ट ना करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और जिस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोर करेंगे वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूजेस की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह यूज़ होता है एज ए एसिडिफाइंग एजेंट, मतलब कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, एज अ गैस्ट्रिक एसिडिफायर यूज़ होता है, मींस जब स्टमक प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रिलीज़ करता है, सो एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ एज अ सॉल्वेंट या कैटलिस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स, तो रिएक्शंस में या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसमें एज अ सॉल्वेंट या कैटलिस्ट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। डोजेस की बात करें तो एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर 0.6 to 0.8 ml हम यूज़ करते हैं, मेनली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए जो कंसनट्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 10% वेट बाय वॉल्यूम कंसनट्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 274 ग्राम और प्यूरीफाइड वाटर्स में ऐड करेंगे 726 ग्राम। अब ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको यूज़ करने के लिए हम 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उसको 20 ml ऑफ वाटर में डाइल्यूट करते हैं, तो जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो 15 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इसको
इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया में हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। कॉशन क्या है कि जब भी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे सो उसको इनटेक करने के लिए हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है कि डेंटल इनेमल के साथ, जो टूथ की अपर मोस्ट लेयर है इनेमल, उसके साथ ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टली एक्सपोज होगा इनेमल से, सो इनेमल पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे या इनेमल लेयर इफेक्ट होगी। सो इस वजह से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इनटेक करने के लिए हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं।